खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर कैफ ने उसे छोड़ा और वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा, जबकि अनाया ने गहरा सांस भरा था। मैनेजर अंदर दाखिल हुआ और कैफ से बात करने लगा। अनाया कैफ के टेबल का सहारा लिए खड़ी थी। मैनेजर के वापस जाते ही कैफ ने वापस से नजरें अनाया पर टिकाई थी। अनाया ने भी निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा था, लेकिन उसकी आंखों से निकलते शोले ये बताने के लिए काफी थे कि वो कैफ को आंखों से ही भस्म कर देगी। कैफ मुस्कुराया था। वो बिना कुछ कहे पलट गई और बाहर जाने लगी। सुनो, उसके पुकारने पर वो रुकी थी लेकिन पलटी नहीं थी। सोफिया से कहना मेरी कॉफी भिजवा दे। अनाया ने दांत पीसे थे। ये कहने के लिए रोका था। वो बाहर निकली और अपने गुस्से का इजहार जोर से कैफ के कैबिन का दरवाजा बंद करके किया था। अनाया अपने किचन में खड़ी रात का खाना बना रही थी, लेकिन सोचों का रुख कैफ की जानिब था। कैसा खेल खेला था उसने कि वो अभी तक हैरान थी। हाय, इस माह की सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं कैसे गुजारा करूंगी। सब चीजें छोड़ अब वो रुहानसी नजर आ रही थी। नादिया आंटी का वो घर जो अनाया के मामू ने ही दिलाया था, उसे बेचकर जो पैसे मिले थे उनसे इस फ्लैट का एडवांस और थोड़ा बहुत फर्नीचर ले लिया था, और जो थोड़े बहुत बाकी बचे थे वो बैंक में सेविंग थी, जो आंटी ने खास ताकीद की थी कि किसी मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करना। खैर, इससे बड़ी क्या मुश्किल होगी। जीना हराम कर रखा इस शख्स ने मेरा। वो अपने जले दिल को फपोले फोड़ने लगी, लेकिन एक बात तो तय थी, वो हार नहीं मानेगी। उसके हर वार का करारा जवाब देगी। मैं ये जॉब छोड़कर जाऊं या ना जाऊं, लेकिन तुम जरूर ये कंपनी छोड़ जाओगे। कमर पर हाथ धरे आंखों को छोटी किए वो सोचने के अंदाज में खड़ी थी। ऐसा हाल करूंगी तुम्हारा कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। वो तसव्वुर में कैफ का चेहरा देखते हुए अज़म से बोली। अगले दिन वो ऑफिस पहुंची तो कैफ ने उसे अपने कैबिन में बुलवा कर उसकी बनाई प्रेजेंटेशन पर कुछ चेंजेस करने को कहा ताकि वो जल्द से जल्द क्लाइंट को भिजवा सकें। लेकिन कैफ ने यह काम उसे अपने सामने बैठकर करने को कहा, जिस पर अनाया हत्थे से उखड़ गई। मेरे पास मेरा कैबिन मौजूद है, मैं वहां काम करूंगी। वो दो टोक बोली। बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद तुम्हें डिक्टेट करूंगा, इसलिए तुम्हारा मेरे सामने रहना जरूरी है। और वैसे भी तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती, ये तुम्हारी जॉब का हिस्सा है। कैफ भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। ऐसी कौन सी जॉब में ये होता है कि बॉस के सामने बैठकर ही काम होगा? हाँ, वो तड़क कर बोली। वॉच योर टोन, कैफ ने तंबीह की। अनाया नाक चढ़ाकर कैबिन से निकलने ही लगी थी कि कैफ की बात ने उसके कदम जकड़े। अगर यहां से निकलोगी तो कल से तुम 1 महीने तक ओवर टाइम भी करोगी, और सैलरी तो वैसे भी नहीं मिलने इस माह, तो सोच लो। अनाया तो मुंह खोले उसकी सिमत देख रही थी। वो जाकर अपनी निशिस्त पर बैठ चुका था और वो वहीं दरवाजे के पास खड़ी थी, जब कैफ ने आंखों से अपने सामने रखी मेज की दूसरी तरफ रखी चेयर पर की जानिब इशारा किया। वो गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी भींचती उसके सामने वाली चेयर पर चुपचाप बैठ चुकी थी। कैफ उसे अब डिक्टेट कर रहा था और वो पेन पकड़े नोट पैड पर लिखने लगी। इतनी छोटी छोटी चीजें ठीक करवा रहा, और वो भी बेमानी सी। उसके चुप होने पर वो बिड़बिड़ाई। थोड़ी देर तक दोनों में खामोशी छाई रही। फिर कैफ सीटी पर कोई धुन बजाने लगा। तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल, क्या कहें हो गया कैसा ये कमाल, क्या कहें। कैफ गुनगुना रहा था, अंदाज़े शरारत भरा था। वो अपने दिल की आवाज़ गाने के जरिए उस तक पहुंचा रहा था। अनाया को जहर लग रहा था वो इस वक्त गुनगुनाता। वो ऐसे ही काम करती रही। कैफ की नज़रें उसी पर टिकी थीं। खुले बाल कान की एक तरफ अड़से थे और दूसरी तरफ से बाल सर झुकाकर लिखने से मेज के साथ लग रहे थे। चेहरे पर कोफत भरे तासरात सजाए वो अपने काम में मगन थी, जब फिर से उसके गुनगुनाने की आवाज़ कैबिन में गूंजी। तेरा मुखड़ा हसीन जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। एक पल को अनाया लिखते लिखते थमी। दिल की धड़कन ने एक बीट मिस की। मैंने देखी हैं बड़ी लड़कियां सोनिया, तेरी जैसी मिली कोई ना। वो जो एक पल को खो सी गई थी, अगले ही लम्हे अपने दिल पर लानत भेजी थी। उसने निगाहें उठाकर घूरा था। कैफ का कहकहा बेसाख्ता था। छिछोरा, फ्लर्ट, चीप इंसान। वो दांत पीसते हुए बोली और दोबारा से अपने काम में लग गई।
कैफ के कैबिन से जब वो काम खत्म करके निकली तो कैफ की सेक्रेटरी को फोन पर कैफ की कॉफी ऑर्डर करते सुना, जो वो बाहर किसी कॉफी शॉप से मंगवा रही थी, क्योंकि कैफ को यहाँ की कैंटीन की कॉफी पसंद नहीं थी। ओह, तो बॉस को यहाँ की कॉफी पसंद नहीं है, वो इस्तेहज़ाइया बड़बड़ाई। फिर एक ख्याल के तहत उसकी आंखें चमकी। वो अपने कैबिन में गई और अपने हाथ में थामी नोट पैड टेबल पर रखी और लैपटॉप ऑन करके अपना काम करने लगी, और साथ साथ उसकी नज़र अपने कैबिन के खुले दरवाजे की तरफ थी, जो वो खुद खोल कर आई थी, ताकि जब पियोन कॉफ़ी लेकर आए तो अनाया को देख जाए। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे जब वो उसे कॉफ़ी हाथ में थामे ले जाता नजर आया। अनाया जल्दी से उठी और उसे आवाज़ देकर रोका। अजहर भाई, ये कॉफ़ी किसकी है? अनाया ने उनसे पूछा, जैसे उसे पता ही ना हो। ये बड़े साहब की है, पियोन ने उसे बताया। अच्छा, तो लाइम मुझे दे दे, मैं दे आती हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर कॉफ़ी पकड़नी चाही। अरे, मैं सर के कैबिन में ही जा रही हूँ, दे दूंगी उन्हें, आप फिक्र नहीं करें। उसने कॉफ़ी ना पकड़ाई तो अनाया फिर से बोली। उन्होंने कॉफ़ी थमा दी और खुद वापस पलट गए। अनाया ने पहले उन्हें जाते देखा, फिर यहाँ वहाँ नज़र घुमाई और फिर कॉफ़ी के कप को देखा। उसके चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कान दर आई। वो अपने कैबिन में बैठा कुछ मेल्स पढ़ रहा था जब वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। ये क्या तरीका है, तुम किसकी इजाज़त से अंदर आई हो? नॉक किया तो था मैंने। अच्छा, लेकिन मैंने अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। तो मेरी मर्जी? ओह, तुम्हारी मर्जी? और किस हक से अपनी मर्जी चला रही हो? कैफ पीछे कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए अब आराम से पूछ रहा था। अनाया ने दांत पीसे थे। इस बात का क्या जवाब देती? मैं बस ये कॉफ़ी देने आई थी। उसने आगे बढ़कर कॉफ़ी उसके सामने टेबल पर रख दी। कैफ ने एक नज़र कॉफ़ी को फिर वापस से उसको देखा। वो अजहर भाई को कोई काम था तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कॉफ़ी दे दूं। उसके सवालिया अंदाज पर अनाया ने फौरन से वजाहत दी थी। कैफ ने कॉफ़ी का कवर हटाकर मशकूक नज़रों से अंदर झांका, फिर जैसे ही उस एक घूंट भरा कॉफ़ी सीधा उसके मुंह से बाहर थी, उसके मुंह का जायका इतना कड़वा हुआ कि फौरन से उठा और अपने कैबिन में मौजूद वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अनाया अब मज़े से अपने नाखूनों को देख रही थी। चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान सजी थी। कैफ टिश्यू से अपना मुंह साफ करता बाहर निकला तो नज़र सीधा उस चुड़ैल पर गई जिसने उसकी कॉफ़ी में ढेर सारा नमक मिला दिया था। ये क्या हरकत थी? कैफ उसके सर पर खड़ा गुस्से से चिल्लाया। कौन सी हरकत? अनाया अनजान बनी। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, जानता हूं ये फजूल हरकत तुम्हारी थी। जानते हो तो पूछा क्यों? लगता है ओवर टाइम लगाने का बहुत शौक है। कैफ ने धमकी दी। ओवर टाइम करती है मेरी जूती, वो बिगड़ कर बोली। शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस कंपनी का ओनर हूं, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। वो पुरसकून सा सीने पर हाथ बांधे कह रहा था। क्या कर लोगे? हाँ, मैं तुम्हारी पूरी कंपनी उलट कर रख दूंगी अगर अब मजीद तुमने मुझे परेशान किया तो। सुना तुमने? वो अपनी उंगली उठाए उसे वॉर्न कर रही थी। ओह, मैं तो डर गया। कैफ का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। अनाया के तो तन बदन में आग लगी थी। वो 2 कदम आगे बढ़ी और जोर से अपना हील वाला जूता कैफ के शूज पर रख दिया। कैफ दर्द से बिलबिला उठा था और वो नौक चढ़ाती उसके कैबिन से निकल गई। आह चुड़ैल, वो अपनी एक टांग उठाए चिल्लाया था। वो कल के पेपर की तैयारी कर रही थी, लेकिन पढ़ाई में उसका दिल ही नहीं लग रहा था। मुंह बनाती वो तकिए पर सर गिराकर चित लेट गई। फिर किसी ख्याल के तहत उसने अपना फोन उठाया और हैदर को कॉल मिला दी। दूसरी जानब हैदर, जो टेरेस पर खड़ा कॉफी पी रहा था, अपने थरथराते फोन को ट्राउजर की जेब से निकाला। फोन स्क्रीन पर जगमगाता कोई अननोन नंबर था। हैदर ने कॉल पिक की तो हुरैन की आवाज़ उसके समातों से टकराई। अस्सलामुअलैकुम। हुरैन ज़रा हिचकिचा रही थी। वालेकुम अस्सलाम, जी कौन? हैदर ने पूछा। हुरैन ने फ़ोन कान से हटाकर चेक किया कि आया हैदर को ही कॉल मिलाई थी कि किसी और को मिल गई, लेकिन वो ही था। हुरैन को हैरानी हुई, उसने ना उसका नंबर सेव किया हुआ था और ना वो उसकी आवाज़ पहचान सका। मैं वो हुरैन बात कर रही हूँ। हुरैन? ओह हाँ, सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। खैरियत, तुमने इस वक्त कॉल की? पहले तो हैदर ने पहचाना नहीं था, लेकिन फिर एकदम याद आया। जी, मैं वैसे ही पूछना चाह रही थी, क्या आपने इस लड़की को पकड़ लिया? वो बोलकर अपनी जुबान दांतों तले दबा गई। हैदर के माथे पर बल पड़े थे। तुमने रात के इस वक्त ये पूछने के लिए मुझे कॉल की है? हैदर का लहजा रूखा था। हुरैन को बुरा लगा।
हाँ वो मैं। हुरैन को समझ नहीं आया कि अब क्या कहे। देखो जहाँ तक तुम्हारा काम था वो हो गया, उसके आगे हमारा काम है, वो तुम्हारा कंसर्न नहीं। अब तुम इस मामले से दूर रहो और स्टॉप कॉलिंग मी लाइक दिस। ऐसे अच्छा लगता कि तुम आधी रात को किसी अनजान को कॉल कर रही हो। उसकी बातों से हुरैन की आंखें भीगने लगी। उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। इडियट। उसके फ़ोन बंद करने पर हैदर फिर बढ़ाया और फिर मग लिए वापस नीचे चल दिया, क्योंकि सर्दी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अगले दिन ऑफिस में मामूल से बढ़कर चहलकदमी देखकर अनाया हैरान हुई थी। जब उसने रुबीना से पूछा तो उसने बताया कि बास का कोई क्लाइंट फ्रांस से आया हुआ है, जिसके साथ मीटिंग आज यहीं होनी है। इसी वजह से सब तैयारी में मसरूफ़ हैं, क्योंकि ये क्लाइंट बहुत ख़ास है जिसके साथ बास की कंपनी पिछले 4 सालों से काम कर रही है। वो दोनों बातें ही कर रही थी जब उसे कैफ का पैगाम मिला कि उसके कैबिन में आए। थोड़ी देर बाद वो उसके कैबिन में मौजूद थी, जहां वो अपनी निशिस्त पर बैठा था। अनाया के अलावा कैफ की सेक्रेटरी और मैनेजर भी मौजूद थे। मिस अनाया, ये टेंडर मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि पिछले 4 सालों से ये हमारी कंपनी को ही मिलता आ रहा है और मैं चाहूँगा इस साल भी ये हमें ही मिले। आई होप आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएंगी। कैफ संजीदा सा उसकी ओर देखते हुए कह रहा था। यस सर। अनाया ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर हामी भरी। गुड। कैफ अब मैनेजर की जानिब मुतवज्जे हो चुका था। अब क्या हुआ बॉस? मैं तो कॉलेज गोइंग गर्ल की तरह काम करती हूँ ना, और अब इतना बड़ा काम मुझे सौंप दिया। वो मन ही मन में तंजिया कैफ से मुखातिब हुई। उसकी मुनाफकत पर उसका दिल चाहा उसका सर फाड़ दे, कैसे उसने 2 दिन उसको जलील किया था। कैफ ने अब उनको जाने का कहा तो उससे पहले वो कैबिन से निकलते एक लड़की अंदर दाखिल हुई। तो तुम यहाँ हो? बिना आगे पीछे की परवाह किए वो कैफ की जानिब बढ़ी। स्टेला। कैफ उसे देखकर फौरन मुस्कुराकर खड़ा हुआ था और वो चलती सीधा कैफ के करीब गई और उसके गाल से अपना गाल मस किया। अनाया तो दंग खड़ी ये सब देख रही थी। मैनेजर और सेक्रेटरी दोनों ही अब बाहर निकल गए थे और अब अपने इंग्लिश लबो लहजा में कैफ से हंस हंस कर बातें करने लगी, जबकि अनाया इस लड़की को देखने में गुम थी। ब्लैक पैंट पर वाइट ड्रेस शर्ट पहने, खुले गोल्डन बाल, गोरी दमकती रंगत, गले में बारीक सिल्वर चेन, नीचे ब्लैक ही हाई हील जूता पहने वो कोई मॉडल लग रही थी। कैफ ने उसे बैठने का कहा और खुद भी बैठने लगा। जब उसकी नज़र अनाया पर गई, वो अब तक यहीं थी, उसे पता ही नहीं चला। कैफ ने अनाया को कॉफ़ी भिजवाने का कहा तो वो होश में आती बाहर निकली। अपने कैबिन में आकर उसने जोर से नोट पैड और पेन को पटखा था। दोनों हाथ वो कमर पर धरे कुड़ रही थी। कॉफी का ऑर्डर देकर वो कैफ की सेक्रेटरी से इस लड़की के बारे में दरियाफ्त कर रही थी, जिस पर उसने बताया कि वो ही कैफ की फ्रांस वाली क्लाइंट है। यार कितनी खूबसूरत है। यह आवाज़ रुबीना की थी। अनाया के नाक की नथें फूल गईं। सिंगल है क्या? रुबीना ने सोफिया से पूछा। हाँ, लेकिन बॉस पर फिदा है, सोफिया ने इंकशाफ किया। अनाया के चेहरे का रंग बदला था। हाय ना करो यार, जब बॉस की क्लाइंट इतनी खूबसूरत होगी तो वो हम जैसी लड़कियों को क्या देखेंगे। रुबीना ने दुख का इजहार किया। सोफिया उसके तासरात देकर हंसी थी। वैसे यार तुम बॉस के साथ इतने अरसे से हो, तुम्हें उन पर क्रश नहीं आया कभी? रुबीना मानी खेसा सोफिया से पूछ रही थी। क्या बताऊं, शुरू में तो बहुत बड़ी फैन थी मैं बॉस की, लेकिन वो बहुत सख्त मिजाज के हैं, सिर्फ काम से मतलब होता है उनको। फिर मैं क्या करती, और अब तो मेरा निकाह हो गया हुआ। सोफिया भी अपनी उदास दास्तान सुना रही थी, जबकि अनाया इन दोनों की शक्लें देखकर रह गई। एक की मंगनी हुई थी और दूसरी किसी के निकाह में थी, और दोनों बैठी किसी और मर्द के ना मिलने का गम मना रही थी। अरे मैं बातों में लग गई हूँ, मुझे याद आया मैं कॉन्फ्रेंस रूम में आखिरी बार मीटिंग से पहले सारी अरेंजमेंट देख लूँ। और हाँ अनाया, एक काम कर दो। सोफिया अपनी निशिस्त से उठ खड़ी हुई। यार पियोन कॉफ़ी लाएगा तो तुम खुद जाकर दे आना प्लीज़। मैं खुद जाती, लेकिन मुझे अब पहले ये काम करना है, और बॉस के क्लाइंट के लिए मैं ही ले जाती हूँ कॉफ़ी। उसने रिक्वेस्ट की तो अनाया इनकार नहीं कर पाई। अनाया कॉफ़ी ले गई तो दोनों अभी तक बातें करने में मसरूफ़ थे। कैफ उसको कॉफ़ी लाता देकर हैरान हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कहीं फिर से कोई हरकत ना की हो इसने। बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बचपन के बिछड़े अब मिले हों। वो काफ़ी सर्व करती बड़बड़ाई जो कैफ के कानों ने खूब सुना था। अपने लबों पर उमड़ आने वाली हंसी को कैफ ने बर वक्त जब्त किया था। आज रात का डिनर साथ करेंगे, और तुम होटल में क्यों रुकी हो? मेरे फार्म हाउस पर स्टे करो,
कैफ ने जानबूझकर कहा और नजरें बाहर जाती अनाया की पुश्त पर जमी थी। उसकी बात पर अनाया के बाहर जाते कदम थमे थे। मतलब वो उसे खुद दावत दे रहा था। सो स्वीट ऑफ यू एंड श्योर डिनर हर बार की तरह तुम्हारे साथ ही करूंगी। स्टेला की चहकती आवाज सुनकर उसका वहां एक पल भी रुकना महाल हुआ था और वो फौरन वहां से निकली थी। अपने कैबिन में आकर वो जले पांव की बिल्ली की तरह यहां से वहां टहलने लगी। अपने हाथ की मुट्ठियों को वो कभी खोलती कभी बंद करती। दिल में अजीब से वहम और अंदेशे सर उठाने लगे थे। वो लड़की रात को कैफ के साथ डिनर करने वाली थी और वो उसे वहां रहने का भी कह चुका था। वो कैसे ये कर सकता था? ये तो वो जानती थी कि उनके फॉरेन से आए क्लाइंट उसके फार्म हाउस पर ही स्टे करते हैं, लेकिन वो एक लड़की थी। मुझे क्या, जो मर्जी आए करे। एकदम वो रुककर खुद से बोली, हाँ मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है। वो शाने झटक कर अपनी निश्चित पर जा बैठी। मुझे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। खुद को लाइल्म जाहिर करती वो लैपटॉप खोले अपने काम करने लगी। मीटिंग खत्म होने के बाद स्टेला अपने स्टाफ के साथ वापस होटल रवाना हो चुकी थी। उसके जाने के बाद कैफ भी निकल गया था। बाकी सबका भी ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका था। अनाया अपना काम खत्म करती बैग उठाकर अपने कैबिन से निकली। जब उसकी नज़र कैफ के कैबिन से निकलती सोफिया पर पड़ी। सोफिया सुनो। अनाया ने उसे रोका। हाँ बोलो। वो आज रात को कैफ, मेरा मतलब बॉस का डिनर है, तो तुम भी वहाँ होगी और कौन कौन होगा? वो आंखें चोटी किए तफ्तीश करने वाले अंदाज में गोया हुई। मैं क्यों होंगी और बाकी भी क्यों होंगे यार? ये बिजनेस डिनर नहीं है। बॉस और स्टेला मैम में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। वो दोनों एक साथ ऐसे ही आउटिंग और डिनर करते रहते हैं। सोफिया ने उसे तफसील से बताया। अच्छा, तो वो दोनों वहां अकेले होंगे? अनाया ने हैरत से पूछा। हाँ, और मुझे देर हो रही है। बॉस अपना सेल फोन भी भूल गए हैं। मुझे ये भी भिजवाना और फिर घर भी जाना है। वो जल्दी से कहती जाने लगी थी जब अनाया उसे फिर से रोक गई। तुम मुझे दे दो, मैं भिजवा देती हूँ। अनाया ने हामी भरी। अरे बॉस का ड्राइवर आता ही होगा, मुझे बस उसे फोन हैंड ओवर करना है, मैं कर लूंगी। तुम्हें देर हो रही है ना, तो तुम जाओ, मैं ड्राइवर को दे दूंगी। अनाया बजिद हुई और उसके हाथ से फोन पकड़ लिया। सोफिया हैरान हुई, लेकिन फिर उसने कंधे उचका दिए। याद से दे देना, ओके? वो कहकर जा चुकी थी। पीछे अनाया कैफ के फोन को देखने लगी।